नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बारिश की चेतावनी के बाद कश्मीर घाटी में स्थिति बिगड़ने की आशंका। राज्य सरकार और सेना का दावा, हर हालात से निपटने को तैयार। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से होगा जारी, कैबिनेट ने दी मंजूरी, विपक्ष का सख्त ऐतराज। यूरिया संयंत्रों को समान मूल्य पर गैस आपूर्ति, हल्दिया जगदीशपुर गैस पाइपलाइन को कैबिनेट से मंजूरी, कच्चे तेल का सामरिक भंडारण का फैसला। फरवरी के दौरान कोर सेक्टर की विकास दर में 17 महीनों की रिकॉर्ड कमी, बैंकों से कर्ज लेने में उद्योग उदासीन, क्रेडिट ग्रोथ रेट में भी भारी गिरावट। और यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत हुआ तेज, 348 लोग पहुंचे जिबूती, जमीनी हमले की तैयारी में सऊदी अरब। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। घाटी में बाढ़ का खतरा भी टला नहीं है। मौसम विभाग ने आज से अगले 2-3 दिनों तक सामान्य से भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। झेलम नदी का घटता जल स्तर फिर बढ़ सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी ने घाटी के लोगों और प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। Issued weather warning of heavy rainfall from 1st to 3rd, and thereafter weather will gradually improve. हमें भी ज़रूरत है कि हम इसमें सतर्क रहें, होशियार रहें, एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों से भी हम यही तवक्का करते हैं कि वो इसमें मिलजुल के हाथ बटाएं, एक दूसरे का और सरकार का। राजधानी श्रीनगर के आसपास के इलाकों में पानी अब भी जमा है। इस बीच बडगाम जिले के लेधान गांव में मकान गिरने से 17 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव काम में लगी हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे को दोबारा खोल दिया गया है। We are ready in full measure to take on any emergencies that might come. Plus, boats that we have in Kashmir have all been distributed almost down to the company operating bases so that they can respond as and when it is required. Likewise, we have got 25 medical teams ready at different places. राज्य में 7 महीने बाद फिर से आई बाढ़ का मसला विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने सरकार पर बाढ़ से निपटने में बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। केंद्र सरकार बाढ़ से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुकी है और राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से जारी करने का फैसला किया है। कैबिनेट की अध्यादेश जारी करने की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजी जाएगी। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। 5 अप्रैल को खत्म हो रहे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को सरकार फिर से जारी करने जा रही है। ये फैसला प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश में उन 9 संशोधनों को शामिल करने का फैसला किया है जो लोकसभा से पारित विधेयक का हिस्सा हैं। मैं अपील करता हूं कि ये किसानों के हित में है, नए रोजगार का निर्माण करने वाले हैं और इसके कारण किसानों का भला होने वाला है। और किसानों को जो ज़मीन की कीमत है, हमने वो जो कलेक्टर जिस फार्मूले से निकालेंगे उससे 4 गुना रूरल एरिया में और 2 गुना अर्बन एरिया में देने का भी निर्णय किया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने दोबारा अध्यादेश लाने के फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। लैंड एक्विजिशन को संशोधन करने का, ऑर्डिनेंस दोबारा लाने का जो निर्णय लिया है, ये पूरी तरह पुष्टि करता है कि ये सरकार किसान विरोधी है और केवल उद्योगपतियों को दिए गए आश्वासन को पूरा करने में जुटी है। जो पत्राचार कर रहे हैं गडकरी जी की, विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो कहाँ विचार विमर्श? इन्होंने कोई बैठक नहीं बुलाई, तो ये सब दिखावा है। लोकसभा से पारित विधेयक में किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव का आकलन जैसे प्रावधान नहीं हैं, जो पुराने कानून का हिस्सा थे। इन वजहों से ही विपक्ष कानून में बदलाव की सरकार की कोशिशों का जमकर विरोध कर रहा है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के मकसद से आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने कल कई बड़े फैसले किए।
कैबिनेट ने समान मूल्य पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक क्षेत्र के लिए गैस पूलिंग को मंजूरी दी है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ 4 साल में सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का कम हो जाएगा। अब देश के सभी 30 यूरिया संयंत्रों को समान मूल्य पर गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने उर्वरक क्षेत्र के लिए गैस पूलिंग को मंजूरी दे दी। इस फैसले से देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ेगा। देश में यूरिया की सालाना खपत 300 लाख मीट्रिक टन है। इसमें 220 से 230 लाख मीट्रिक टन का ही घरेलू उत्पादन हो पाता है, बाकी यूरिया का आयात करना पड़ता है। जो गैस पूलिंग का आज हमने फैसला किया है, इसके कारण से हम लगभग 1550 करोड़ रुपए की सब्सिडी को ईयरली सेव करेंगे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, गैस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किसानों के लिए जो यूरिया की खपत होती है, जिसके लिए परेशानी होती है, उसमें बहुत ही राहत मिलेगी। गैस वितरण की दिशा में भी कैबिनेट ने प्रभावी निर्णय लेते हुए 2000 किलोमीटर लंबी हल्दिया से जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दे दी। सरकार ने गोरखपुर और बरौनी में बंद पड़े उर्वरक कारखानों को फिर से चालू करने का ऐलान किया। 2000 किलोमीटर हल्दिया जगदीशपुर पाइपलाइन को एस्टैब्लिश करने का फैसला किया गया है। जगदीशपुर, हल्दिया इन बंगाल, जगदीशपुर इन यूपी। ये 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन को 10,000 करोड़ रुपए के खर्चे से एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा देश में कच्चे तेल का सामरिक भंडार रखने का फैसला किया गया। इसके लिए 4,948 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता जारी की जाएगी। इससे विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुरु में कच्चे तेल का भंडारण किया जा सकेगा। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम घटाने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक गैस के दामों में गिरावट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमी से सीएनजी और पीएनजी के सस्ते होने की उम्मीद की जा रही है। प्राकृतिक गैस के दाम $5.5 प्रति MMBTU से घटकर $4.66 प्रति MMBTU कर दिए गए हैं। कोयला क्षेत्र के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद फरवरी के दौरान देश के 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साल फरवरी में यह दर 1.4% रही। इससे पहले इतनी कमी अक्टूबर 2013 में आई थी, जब इन उद्योगों की विकास दर महज 1.8% रिकॉर्ड की गई। फरवरी के निराशाजनक आंकड़ों में सबसे खराब प्रदर्शन प्राकृतिक गैस का रहा, जहां उत्पादन में 8.1% की गिरावट दर्ज की गई। इस्पात उत्पादन 4.4% गिरा, कच्चे तेल के उत्पादन में 1.9%, रिफाइनरी उत्पादों की विकास दर 1% और खाद्य उत्पादन की विकास दर 0.4% गिरी। जिन क्षेत्रों में बढ़त दर्ज की गई उनमें प्रमुख रहा कोयला उद्योग, जिसकी विकास दर 11.6% रही है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र के उत्पादन दर में 5.2% और सीमेंट उत्पादन के विकास दर में 2.7% की बढ़त दर्ज की गई। और दूसरी तरफ कर्ज की मांग में भी कमी आई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के दौरान बैंक क्रेडिट ग्रोथ यानी बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट्स को दिए जाने वाले कर्ज की विकास दर 9.4% रही, जबकि पिछले साल इस दौरान यह दर 14.4% थी। उद्योगों के क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल के 13.2% से गिरकर अब 6% पर आ गई है। वहीं सर्विस सेक्टर ने भी इस दौरान बैंकों से कम पैसा उठाया है। इनके कर्ज की दर महज 7% रही, जबकि पिछले साल ये 17.1% थी। जानकारों के मुताबिक कर्ज की विकास दर में कमी उद्योगों के विस्तार के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। आयकर विभाग ने पहली बार टैक्स नहीं चुकाने वाले 18 डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किए हैं। इन सभी पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डिफॉल्टरों पर टैक्स भुगतान का दबाव बनाने के मकसद से सूची जारी की है। लिस्ट में गोल्ड्स ऑफ ट्रेड, सोमानी सीमेंट, एप्पलटेक, जुपिटर बिजनेस जैसी कंपनियों के नाम हैं। कर का भुगतान नहीं करने वाली सबसे ज्यादा 11 कंपनियां गुजरात की हैं। इनमें से हर एक पर करीब 10 करोड़ या इससे ज्यादा की देनदारी है। वहीं कई डिफॉल्टर लापता हैं। केंद्र सरकार ने सिगरेट,
बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों की पैकिंग के 85% हिस्से पर तस्वीर के जरिए वार्निंग छापे जाने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल यानी आज से लागू होना था। दरअसल एक संसदीय कमेटी ने सिफारिश की थी कि उसे तंबाकू किसानों पर इस फैसले से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए समय की जरूरत है। इस कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद दिलीप कुमार गांधी चाहते हैं कि केंद्र सरकार खुद एक स्टडी करे जिससे साबित हो कि तंबाकू की वजह से कैंसर होता है। उनका कहना है कि कोई भी भारतीय सर्वे रिपोर्ट नहीं है जिससे साबित हो कि तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर होता है। सभी स्टडीज विदेशों में की गई हैं। विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। केंद्र सरकार ने दिलीप गांधी के बयान से किनारा कर लिया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि तंबाकू सेवन के वैज्ञानिक तथ्यों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा है कि सरकार तंबाकू उत्पादों के पैकेट के ज्यादातर हिस्से पर चेतावनी छापने के फैसले को लेकर प्रतिबद्ध है और सरकार इस मंशा से समिति को अवगत करा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और हम सब लोग जब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी के सामने गए तो हमने अपनी बात, जिस बात को हमने कहा है, हम उसी पर टिके हैं और हमने कहा है कि इसकी आवश्यकता है। इसको हमारे स्वास्थ्य विभाग ने प्लीड किया है। One has to sort of do some research on the connections between BJP and the cigarette manufacturers and the gutka manufacturers. Then only you will find an answer. और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएंगे और आज से क्या कुछ बदलेगा आपकी जिंदगी में। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन, इस खोज भरे सफर में आपको बताएंगे तकनीकी सहयोग से निकल रहे समाधान। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है ऐसा सुपर एलॉय जो एविएशन इंडस्ट्री को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए ज्ञान विज्ञान हर शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गुजरात विधानसभा ने विवादित आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधक बिल को मंगलवार को पारित कर दिया। पोटा कानून की तर्ज पर बने संशोधित विधेयक को चौथी बार विधानसभा से मंजूरी मिली है। कांग्रेस ने विधेयक के कई प्रावधानों का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले राष्ट्रपति गुजकॉक विधेयक को 2 बार खारिज कर चुके हैं। आतंकवाद और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लाए गए गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल को विधानसभा की मंजूरी मिल गई। विपक्ष ने विधेयक के कई प्रावधानों का भारी विरोध करते हुए वॉकआउट किया। गुजरात विधानसभा में पूर्ण बहुमत के चलते ये चौथा मौका है जब राज्य की बीजेपी सरकार ने इस विधेयक को पारित करा लिया। सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कड़ा कानून जरूरी है। गुजकॉक में जो हमने प्रावधान रखे वो खास करके पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा सुविधा और सरलता प्राप्त हो, उसको काफी व्यापकता स्कोप मिले और पुलिस जो एविडेंस एकत्र करती है इसमें अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज की है, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस भी पुरवार कर सके। सरकार ने 12 साल पुराने गुजकॉक विधेयक में इस बार मामूली बदलाव किए हैं, लेकिन इस विधेयक में पोटा और मकोका कानून की तर्ज पर कई प्रावधान बेहद कड़े हैं। मसलन इस कानून के तहत पकड़े गए आरोपी का
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल के अधिकारी के सामने दिए बयान को बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फोन पर हुई बातचीत को पुलिस रिकॉर्ड करके उसे बतौर सबूत कोर्ट में पेश कर सकती है। चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा को 90 से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है, जबकि पुलिस रिमांड की अवधि 15 की जगह 30 दिन होगी। कांग्रेस ने इन प्रावधानों का तीखा विरोध किया है। कानून बनता है लॉ एंड ऑर्डर और आवाम के हित के लिए। अनफॉर्चुनेटली गुजरात में और इस देश में बीजेपी कानून को भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करती है। हमने कहा कि दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गुजको के 3 सेक्शन हटाने को बोले हैं, तब आप ये नहीं कर रहे हो, ये अल्ट्रा वायरस होगा और हम इस पाप में साथ नहीं दे सकते। हमें हाउस छोड़ के निकलना पड़ा। हालांकि ये चौथा मौका है जब बहुमत की वजह से विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है, लेकिन विवादित प्रावधानों के चलते ही 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने और 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसे खारिज कर दिया था, जबकि 2009 में तीसरी बार पारित ये विधेयक अभी तक राष्ट्रपति के पास लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने वालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं का नाम लेकर अपने ही विधायकों को झूठे फोन करवाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल पर दूसरा बड़ा खुलासा किया है। गर्ग के मुताबिक विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए अरविंद केजरीवाल ही बीजेपी नेताओं का नाम लेकर फर्जी फोन कॉल्स कराते थे। गर्ग ने कहा है कि उनके पास अरुण जेटली के नाम से 10 करोड़ के ऑफर का फोन आया था। तो मुझे जो अरविंद जी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो पीए, आज जो पी हैं वो भी पीए उस समय भी वही थे, मिस्टर विभव कुमार। उनका फोन आया सुबह सुबह, भाई साहब वो जो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या, वो जो 10 करोड़ रुपए की ऑफर के बारे में। हाँ की थी, बोला वो हमारे आदमी को बहुत पुलिस परेशान कर रही है, आप जरा उस मामले को परस्यू मत करना। ठीक है देखते। और उसके थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह जी का फोन आया कि उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो। हालांकि आम आदमी पार्टी नेता इस आरोप पर खुलकर कहने से बच रहे हैं। पहली बात तो राजेश गर्ग की बात को इतनी उनकी कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। उनको टिकट नहीं दिया गया, वो तब से भटके हुए हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे पास 1 साल पहले आते थे, तो अगर 1 साल पहले आए थे तो पहली बात तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर चुटकी ली है। इन षड्यंत्रों और साजिशों के माध्यम से ही वो षड्यंत्र साजिश चाहे अपोजिशन पार्टीज के लिए हो, वो साजिशें चाहे अपने दल के लिए लोगों के लिए हो, और वही षड्यंत्र और धोखा चाहे दिल्ली की जनता के लिए हो। बड़े साफ गोई से उन्होंने बड़ी सफाई से इन सब चीजों का प्रयोग किया है। और अब धीरे धीरे जो सच है, धीरे धीरे जो खुलासा है वो सामने हो रहा है। In fact, you know, the party which claims to be a role model in every aspect, you know, they are fighting a dirty internal fight. And no one trusts the other. That is the situation within that party. So ultimately it is not that party which is affected, but the people of Delhi are being cheated. राजेश गर्ग ने इससे पहले भी केजरीवाल का ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़कर अपने साथ सरकार बनाने की बात कही थी। पार्टी ने बाद में इन आरोपों को मान भी लिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के बागी नेता कई नई पार्टी बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए 14 अप्रैल को बैठक करेंगे। राज्यसभा टीवी से इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से नाराज कार्यकर्ताओं को भी बैठक में बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने नई पार्टी को आखिरी विकल्प मानने से इनकार किया। वैकल्पिक राजनीति के नारे के साथ 2.5 साल पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी क्या टूट के कागार पर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 14 अप्रैल को पार्टी के नाराज नेता दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने राज्यसभा टीवी से इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब कुछ इसी तरह दिया। I certainly cannot work with people who think that winning at any cost is the objective of the party. Winning by compromising our principles, winning by having this cult worship and a high command culture in the party. पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह चरम पर है। पार्टी के एक खेमे की अगुवाई खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का दूसरा खेमा उन्हें हर तरह से चुनौती दे रहा है।
प्रशांत भूषण का आरोप है कि केजरीवाल अपने सिद्धांतों से भटक गए हैं। Today the character of the Aam Aadmi Party or those who control the Aam Aadmi Party today, which has emerged, shows that all the original principles, the founding principles on the basis of which the party was formed, have been compromised. आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण का मानना है कि नई पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से पहल होनी चाहिए। 14 अप्रैल की बैठक में इसी पर विचार होगा कि सिद्धांतों की राजनीति को कैसे जिंदा रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता जाहिर की है। दिल्ली के जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में कल उपराष्ट्रपति ने कहा कि कई इंजीनियरिंग पास स्नातक भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और सशक्तिकरण के बीच सीधा संबंध है। दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने 22 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। Given the direct correlation between education, employment and empowerment, the biggest challenge confronting us is low employability of our graduates passing out of the higher educational institutions. और अब अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यमन में फंसे करीब 4000 भारतीयों को वहां से निकालने के लिए वायुसेना और नौसेना सक्रिय हो चुकी है। भीषण लड़ाई वाले अदन शहर से भारतीय नौसेना के जहाज पर करीब 348 भारतीयों को मंगलवार देर रात निकाला गया। पूरे ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जिबूती पहुंच चुके हैं। इस बीच सऊदी अरब ने दोहराया है कि गल्फ की सुरक्षा के लिए वो यमन में जमीनी हमला भी कर सकता है। अदन में गोलीबारी और बम वर्षा के बीच भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमित्रा ने सबसे ज्यादा खतरे वाले बंदरगाह पर लंगर डाला और देखते ही देखते 348 भारतीयों को लेकर निकल गया। मंगलवार की अंधेरी रात में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। INS सुमित्रा इन लोगों को लेकर कुछ ही देर में पड़ोसी देश जिबूती पहुंच जाएगा। Last night, the first phase of this national effort involving the Indian Navy was successful. We were able to evacuate approximately 350 of our nationals from Aden. विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह पहले ही जिबूती पहुंच चुके हैं। वे इस ऑपरेशन पर सीधे नजर रखे हुए हैं। सरकार ने 2 यात्री जहाजों के अलावा 2 युद्धपोतों को भी इस काम में लगाया है। इसके अलावा एयर इंडिया ने यमन की राजधानी सना से भारतीयों को जिबूती पहुंचाने के लिए मस्कट में 180 सीटों वाले 2 एयरबस A320 विमानों को तैयार रखा है। इस बीच यमन में हूथी विद्रोहियों और सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। हूथी विद्रोहियों पर सऊदी अरब की सेना हवाई हमले भी कर रही है। ये साफ होने के बाद कि हूथी विद्रोहियों को ईरान से मदद मिल रही है, सऊदी अरब ने यमन में जमीनी हमले के संकेत दिए हैं। متى ما تأكد لقوات التحالف الحاجة لعمل بري فلن تتردد قوات التحالف بعمله. الآن العملية الحملة الجوية تقوم وفق الجدول الزمني لها. इस भीषण और चौतरफा लड़ाई के बीच हूथी विद्रोहियों के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति हती के भागकर सऊदी अरब के रियाद में शरण लेने से उनके समर्थन में कमी आई है और लोग हूथी विद्रोहियों को बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान और दुनिया के 5 ताकतवर देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत नए दौर में पहुंच चुकी है। कल स्विट्जरलैंड के लॉसन में बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सभी पक्षों ने इस पर सहमति बनाने के लिए जून तक का वक्त तय किया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम ईरान और दुनिया के 5 ताकतवर देशों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है, जिस पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। स्विट्जरलैंड के लॉसेन में 6 दिनों तक चली लंबी बातचीत के आखिरी दिन भी वार्ताकारों को निराशा ही हाथ लगी। The update that I've received is that our negotiators have determined, over the context of a mostly sleepless night last night and long negotiations over the course of the day in Europe today, that they're going to continue these conversations tomorrow. As long as, well, if necessary, and as long as the conversations continue to be productive. हालांकि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी समय सीमा से इनकार किया है। ईरान की ओर से मुख्य वार्ताकार हामिद बैदिनेजाद ने
जल्द ही इस पर कोई सहमति बनने की उम्मीद जताई है। We do not have any artificial deadline, 6 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock. For us, the whole day can end in the next morning. So we are sparing no effort to find the best solutions which are mutually agreed by everyone. हालांकि पिछले दिनों हुई बातचीत में ज्यादातर मसलों पर सहमति बन गई थी, लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। इस बीच इजराइल ने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की अवधि बढ़ाने पर आपत्ति जताई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान को इस तरह की छूट मिलती रही तो वो साल भर के अंदर चोरी छिपे परमाणु हथियार बना लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नाइजीरिया के पूर्व सैन्य शासक मोहम्मद बुहारी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ये पहली बार है कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जीत हुई है। मौजूदा राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने हार स्वीकार कर ली है और बुहारी को जीत के लिए बधाई दी है। जनरल बुहारी ने गुडलक जोनाथन को करीब 20 लाख मतों से हराया है। 1960 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से ही नाइजीरिया में कई बार तख्ता पलट और धांधली से भरपूर चुनाव हो चुके हैं। इन दिनों नाइजीरिया में बोको हराम का आतंक है और लोगों का मानना है कि बोको हराम से बुहारी ही निपट सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। बारिश की चेतावनी के बाद कश्मीर घाटी में स्थिति बिगड़ने की आशंका। राज्य सरकार और सेना का दावा, हर हालात से निपटने को तैयार। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से होगा जारी, कैबिनेट ने दी मंजूरी, विपक्ष का सख्त ऐतराज। यूरिया संयंत्रों को समान मूल्य पर गैस आपूर्ति, हल्दिया जगदीशपुर गैस पाइपलाइन को कैबिनेट से मंजूरी, कच्चे तेल का सामरिक भंडारण का फैसला। फरवरी के दौरान कोर सेक्टर की विकास दर में 17 महीनों की रिकॉर्ड कमी, बैंकों से कर्ज लेने में उद्योग उदासीन, क्रेडिट ग्रोथ रेट में भी भारी गिरावट। और यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत हुआ तेज, 348 लोग पहुंचे जिबूती, जमीनी हमले की तैयारी में सऊदी अरब।